Stuck on homework? Snap any math or science problem. हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट लाइफ के जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपने आसपास में कई तरह की डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स देखते हैं। जैसे मैं बैक्टीरिया की बात कहूँ तो बिल्कुल माइन्यूट से ऑर्गेनिज्म से लेके हम एक लार्ज बड़े स्केल तक के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। प्लांट्स देखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जिसमें फ्लावर्स किसी प्लांट्स में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये क्यों होती हैं? ये डाइवर्सिटी के कारण हो रही हैं। ठीक है, कई आपने एनिमल्स भी देखे होंगे, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बिग साइज़ के होते हैं। ठीक है, जैसे आंट की बात करूँ तो ये स्मॉल साइज़ का है, एलिफेंट एक बिग साइज़ का एनिमल है। इसी तरह से कुछ कोल्ड रीजन में रहने वाले हैं, कुछ हॉट रीजन में रहने वाले हैं। तो ये सब जो चीज़ें आती हैं ये क्यों होती हैं? डाइवर्सिटी के कारण ये चेंजेस होते हैं। तो इसी चैप्टर में इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टैक्सोनॉमी एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ किंगडम्स, 5 किंगडम्स। स्टूडेंट, हम देखते हैं वी सी ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। हम अपने आसपास कई तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज यूनिक इन इट्स सेंस। और जो हर ऑर्गेनिज्म होता है वो सेंस में क्या होता है, वो अपने सेंस में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है, तो हमारे आसपास कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो सब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सेंस में क्या रखते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, तो इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ डिफरेंट तरह का इसमें होगा। इसी तरह हम ये जो टाइगर है, टाइगर की बात करें तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सब यूनिक होते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ना। दिस इज कॉल्ड ए बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इट रिफर्स टू द वेरिड फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग्स विच, हमारे आसपास जितने भी वेरिड फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं वन अनदर, एक दूसरे से। उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस अलग होता है, जैसे उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनके कलर्स अलग हो सकते हैं, उनका पैटर्न अलग हो सकता है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, और उनका न्यूट्रिशन भी अलग होता है। ये सब क्या होता है, ये जो वैरिड फॉर्म्स होती हैं ये किस कारण से होती हैं? जितनी भी वैरिड फॉर्म्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी में आती हैं। अब स्टूडेंट, और ये यूनिक भी होते हैं जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि ये बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो इसको अब देखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं उसमें कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, है ना। अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतने अभी तक पता चल चुके हैं, इतने सारे। ठीक है, इनमें से कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ मैक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं इनमें से, कुछ मैक्रोस्कोपिक हैं। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये इसका साइज़ काफ़ी माइन्यूट होता है, बहुत ही स्मॉल साइज़ होता है इसका। क्लियर है। और अगर हम बात करें ब्लू व्हेल की, ठीक है, तो अगर हम ब्लू व्हेल की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल क्या है, एक लार्ज है ना, काफ़ी लार्ज होता है। जैसा कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, है ना। ये कम से कम 30 मीटर का लॉन्ग, जो ब्लू व्हेल होती है वो 30 मीटर लॉन्ग होती है, यानी साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह से 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ अभी तक देखी जा चुकी हैं। तो ये सब क्यों होती हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर चलिए अब मैं प्लांट्स की बात करूँ तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे रेडवुड ट्री है,
ये जो रेडवुड ट्री है ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये 10 मीटर 100 मीटर इसकी हाइट होती है। देखो कितना बड़ा पेड़ पाया जाता है ना, 100 मीटर हाइट वाला पेड़ पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर इसी तरह से अगर मैं प्लांट्स में बात कर रहा हूँ तो अगर मैं पाइन ट्री की बात करूँ तो पाइन ट्री जो होता है, ये पाइन ट्री 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, 1000 ईयर्स तक ये रहता है। तो ये क्यों हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है, और इतना पेड़ों के अंदर भी इतना डिफरेंस क्यों है। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो कई मॉस्किटोज़ देखे होंगे आपने, अलग अलग टाइप्स के मॉस्किटोज़ भी डिफरेंट होते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी जितना भी अभी मैंने आपको समझाया, ये क्यों है, हमें इसका रीज़न जानना है। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अब स्टूडेंट, इन द वर्ल्ड देयर आर 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज। हमारे विश्व के अंदर 12 कंट्री, मेगा कंट्री ऐसे हैं जो बायोडाइवर्स हैं। 30 कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 10 बायोजोग्राफिकल रीजन्स। इनके अंदर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स पाए जाते हैं जो बायोजोग्राफिकल रीजन्स के कारण। तो ये रीजन्स अलग अलग रीजन होने के कारण ही ये स्पीसीज अलग अलग बन जाती हैं। तो द वेराइटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट कंडीशंस result in the occurrence of a wide variety of habitats like forest etc. तो ये जो वेराइटी होती है फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट कंडीशन के कारण ही वेराइटी बन जाती है हैबिटेट्स की। ठीक है, ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट है, कंडीशंस हैं। दिस लीड्स टू द अकरेंस ऑफ वेरिड लाइफ फॉर्म्स। इन्हीं के कारण वेरिड लाइफ फॉर्म्स बन रही हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेसिक टूल इन्वॉल्वमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि बेसिक टूल इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके नेम से रिलेटेड है ये। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जो क्या है डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाए जा रहे हैं, और मैंने अभी ये भी समझाया था कि हमारे आसपास में कितनी टाइप की स्पीसीज या चीज़ें पाई जाती हैं। 1.7 से 1.8 मिलियंस चीज़ें हैं हमारे आसपास में। ठीक है, तो वो सबको एक कुछ ना कुछ उनमें सिमिलरिटी होती है, तो उनको सिमिलरिटी के कारण एक स्पीसीज़ में रख दिया जाएगा और उसका कुछ नेम किया जाएगा। तो वो नेम कैसे होगा, टू असाइन नेम्स देयर इज़ ए बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, उसको बायोलॉजिकल नाम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो डील करेगा उसके आइडेंटिफिकेशन में, नेमिंग में और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने में काम आएगा। इसी को कहा जाएगा टेक्सोनोमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी जो स्पीसीज़ होगी उसका क्या होगा, एक बायोलॉजिकल नेम लिखा जाएगा। बायोलॉजिकल नेम लिखने का फ़ायदा ये होगा कि उससे उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, उसका नेम पता चल जाएगा और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाएगा कि वो किस स्पीसीज से है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद देखते हैं हम। द मेन फंक्शन ऑफ ए टेक्सोनोमिस्ट इज़ टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, बट कॉमन नेम होने के कारण, कॉमन नेम होगा तो उसको क्या है समझा नहीं जा सकेगा। कुछ कंट्री में किसी चीज़ का कुछ नाम लिया जा रहा है और किसी उसी चीज़ का दूसरी कंट्री में दूसरा नाम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बर्ड्स की बात बोलूँ तो उसे इंडिया में गौरैया कहा जाता है। ठीक है, इंडिया में गौरैया कहा जाता है, बट अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इनके नेम अलग अलग हो जाएंगे। अगर कॉमन नेम के हिसाब से देखेंगे तो हम उनको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ का डिस्कशन चल रहा है। तो इसके लिए टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया कि टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जो वर्ल्ड वाइड होगा। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड होगा यानी पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिस्ट ने इनके जो ऑर्गेनिज्म थे, जो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नेम होगा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही होगा और हम उसको पहचान सकेंगे। In the old system, common vernacular names were introduced according to which the names were given to organisms like dog is called कुत्ता in Hindi, कुकर in Bangla and नाई in Tamil। जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर क्या था कि अलग अलग
नाम से जाने जाते थे। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो हम हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, बंगाल में उसको कुकरा बोलते हैं और तमिल में उसे हम नाई नाम से जानते हैं। तो ये डिफ़र हो गया, काफ़ी अलग अलग हो गया। एक ही कंट्री के अंदर भी अगर एक ही अलग अलग कॉमन नेम होंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया। तो एज दीज नेम्स आर डिफरेंटली यूज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो दे आर नॉट अंडरस्टूड बाय अदर्स। ये डिफरेंट थे अलग अलग कंट्रियों में, तो दूसरों को पहचानने में प्रॉब्लम थी। इसके लिए देयरफॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ यूज्ड फॉर द असाइनिंग प्रॉपर नेम। इसके लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ किया गया। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? इट वॉज डेवलप्ड बाय लीनियस। इसको डेवलप किया था लीनियस ने और बुक में पब्लिश किया 1753 में। तो ये जो नेम जो दिए गए ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे और हिज सिस्टम ऑफ नेमिंग इज़ एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। इसने जो नाम दिया उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला। इसी कारण लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। अकॉर्डिंग टू इट एवरी ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू प्रॉपर नेम्स। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको दो प्रॉपर नेम दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, एक होगा उसका फर्स्ट नेम और दूसरा होगा उसका सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम जो होगा, इस फर्स्ट नेम के अंदर क्या आएगा? जो इसमें आएगा फर्स्ट नेम में जीनस आएगा। जीनस क्या होगा? जीनस लाइक ए सरनेम, ठीक है। जीनस जो होगा एज ए सरनेम होगा, ठीक है, सरनेम की तरह यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा नाम रविंद्र योगी है तो मेरी फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका सरनेम योगी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो भी स्पीसीज़ बनेगी उसका सरनेम लिया जाएगा, उसके साथ सभी के साथ उसकी जो फैमिली से बनेंगे जितने भी उनको हम जीनस बोलेंगे। तो फर्स्ट नेम तो क्या होगा उसका? जीनस कहलाएगा। समझ में आया आपको? और जो सेकंड नेम होगा वो उसमें उसकी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। जो उसकी स्पीसीज़ होगी वो उसकी का सेकंड नेम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नेम के बारे में। इज़ द नेम ऑफ स्पीसीज़ टू विच इट बिलोंग्स। जैसा मैंने बताया सेकंड नेम होगा उसकी स्पीसीज़ जिससे वो बिलोंग करता है। स्पीसीज़ का मीन्स आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, मैं समझा देता हूँ एक बार और। स्पीसीज़ मतलब होता है पार्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पीसीज़। जैसे अगर हम हमारी बात करें, तो आपकी बात करें, तो हम सब क्या है? ह्यूमन्स है। हमारी जो स्पीसीज़ है वो क्या है? ह्यूमन्स है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था जब इसका नाम लिखा जाएगा तो सबसे पहले जीनस लिखा जाएगा और उसके बाद सेकंड नेम में स्पीसीज़ को लिखा जाएगा। अब देखते हैं हम नाम कैसे लिखा जाएगा, इसे भी हम समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया, फर्स्ट नेम जीनस होगा जो कि उसका सरनेम होगा, सेकंड नेम उसकी स्पीसीज़ होगी। स्पीसीज़ का मीन्स समझ में आया, पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं नाम के बारे में। तो दीज नेम आर सेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो ये नाम सेट किए जाएंगे वो इंटरनेशनल कोड में होंगे, किसके? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे, सभी जगह एक ही तरह से उनको जाना जाएगा। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। वेन एवर द नेम इज़ रिटन, जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसमें जो जीनस होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सबसे पहले जीनस लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीसीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। तो जो जीनस लिखा जाएगा और उसके बाद स्पीसीज़ लिखी जाएगी, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जबकि स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे ये फ्रॉग की बात करते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। राना टिग्रीना इसका नेम होता है। तो राना इसका जीनस हो गया, तो जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा और स्पीसीज़ इसकी टिग्रीना हो गया, ठीक है ना। स्पीसीज़ इसकी क्या है? फ्रॉग की जो स्पीसीज़ है उसको कहते हैं टिग्रीना। तो टिग्रीना जो स्पीसीज़ होगी उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। फिर दोनों का जब नाम लिख दिया जाएगा इसके बाद इसको सेपरेट अंडरलाइन भी हमें करना होगा और इन दोनों नेम के बीच में स्पेस भी हमें रखना होगा। इस तरह से हम इनका नाम लिखेंगे। अगर एक और एग्जांपल की बात करूं तो मैं बात करता हूं, जैसे मैं
टाइगर की बात करता हूँ तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा पेरेडस। तो पैंथेरा पेरेडस है तो इस पैंथेरा जीनियस है तो जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर स्पेस होगा, उसके बाद स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और दोनों को सेपरेट अंडरलाइन किया जाएगा। हम हमारी बात करें तो हमें होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस का जीनस तो एच कैपिटल हुआ, सेपियंस स्पीसीज है तो इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि बोथ द नेम्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर अंडरलाइंड सेपरेटली। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेना जीनस है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्पीसीज है और इसको टिग्रीना और इन दोनों के बीच में स्पेस रखा जाएगा और इनको सेपरेटली अंडरलाइन भी किया जाएगा और फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल और स्पीसीज का स्मॉल होगा। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। तो इट रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म एंड फंक्शन। इसमें क्या करेंगे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और ग्रुप बनाएंगे। जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका हम क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्म्स एंड फंक्शन। किस बेस पे उनको एक साथ रखेंगे और उन किस बेस पे करेंगे, उनकी फॉर्म और फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको नाम और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि हमने देखा कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अब उनको एक साथ पढ़ना या समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई करने से फ़ायदा ये होता है कि उनकी जो स्टडी होती है उसको करना ईजी हो जाता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वेराइटी अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसा कि पॉइंट में लिखा है, इट मेक्स द स्टडी ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी। नेक्स्ट है, इट प्रोजेक्ट द पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट ग्लैंस। जो लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनका जो ग्लैंस होता है उसको पिक्चर को प्रोजेक्ट किया जाता है। थर्ड है, इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए भी क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस। क्लासिफिकेशन क्या करता है, फॉर्म करता है बेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस को। तो स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन होता है वो डन होता है, इज़ डन एज, क्लासिफिकेशन को दो तरीके से समझा गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो इनको हम समझते हैं 1 बाय 1 करके। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें अच्छे से समझाता है कि किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो स्टूडेंट, पहले हम देखेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एज वी नो देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये क्लासीफाई किए गए थे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, और इनमें जो रिलेशन होता है टू देयर फूड हैबिट्स, इनकी जो फूड हैबिट्स होती हैं वो काफ़ी डिफरेंस होती हैं, इनके सेल स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं। इस तरह से जो प्लांट और एनिमल किंगडम में इनमें काफ़ी तरह का डिफरेंस पाया जाता है। Therefore, the classification was done as plant kingdom and animal kingdom. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने समझाया था वो कौन थे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिस क्लासिफिकेशन वॉज सजेस्टेड बाय कार्लोस लिग्नस इन 1758। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको समझाया था कार्लोस लिग्नस ने 1758 में। But as more and more diverse forms were discovered, this classification took a back seat and new system was proposed at that is 5 kingdom classification. A 5 kingdom classification successful classification था। ये दिया था किसने, विटकर ने। कब दिया था, 1959 में 5 kingdom classification आया। According to it, the organisms are classified into 5 kingdoms. इसमें किंगडम ऑर्गेनिज्म को 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मोनेरा थे जिन इसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी।
सेकंड था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टाज में क्या होते हैं, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस प्रोटिस्टा में आते हैं। इसमें प्रोटोजुआ, फंगई और एल्गी भी होते हैं। इसका जो थर्ड था वो था फंगाई। इसके अंदर हायर फंगाई आते हैं। फिर इसका जो फोर्थ था प्लांटे। जो ये प्लांटे था इसके अंदर मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ एडवांस एल्गी होती हैं, ठीक है। और फिफ्थ किंगडम था एनिमेलिया। जो एनिमेलिया होता है इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, एनिमेलिया। ये जो पोर्ट्रेट देख रहे हैं आप ये विटकर का है। इन्होंने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। स्टूडेंट दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन 3 एस्पेक्ट्स। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो बेस्ड था 3 एस्पेक्ट्स पे। तो वो 3 क्या थे, पहला था प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के बीच में था को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट था यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से मिलके बने या कई सारे सेल से मिलके बने, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। तीसरा क्लासिफिकेशन उनके न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लासिफाइड किया था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसको समझते हैं। इसके अंदर एक सिस्टम फ्रेमवर्क बनाया जाता है, सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है टॉप टू बॉटम, कई स्टेजेस में जमाया जाता है, ठीक है। और एक मॉडल बनता है क्या, हायरार्की क्लास। इसमें सबसे नीचे आती है स्पीसीज। जो स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस फॉर्म करती हैं, और जीनस फॉर्म करते हैं फैमिली को, फैमिली फॉर्म करती हैं ऑर्डर, और ऑर्डर फॉर्म होता है क्लास में, क्लास फेलम में, और फेलम क्या बना देता है, किंगडम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो ये फ्रेमवर्क तैयार होता है ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे दोनों तरीके से इसे देखा जा सकता है। तो नीचे से ऊपर अगर इसे पढ़ते हैं तो इसे पढ़ने में काफ़ी इजी रहता है। तो जब नीचे से ऊपर चलते हैं हम तो सबसे जो नीचे है स्पीसीज, इसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये कॉमन फीचर्स कम होते चले जाएंगे, यानी स्पीसीज में ज़्यादा होंगे, उससे कम जीनस में, उससे कम फैमिली में, उससे कम ऑर्डर में, उससे कम क्लास में, फिर फेलम, और लास्ट में सबसे कम हो जाएंगे किंगडम के अंदर। द मेन एम ऑफ ए टैक्सोनॉमिक स्टडी इज़ टू असाइन ऑर्गेनिज्म एन अप्रोप्रिएट प्लेस विद इन द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड हायरार्की, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है जो इसमें सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क लगाया जाता है, और इस फ्रेमवर्क को ही क्या बोलते हैं हम, हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। ये हायरार्की कहलाता है। चलिए मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ तो ये आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा, और आपको भी क्लासीफाई करना धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे हम टाइगर की बात करें, ठीक है, टाइगर के लिए हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बनाएं तो जो टाइगर होता है उसका किंगडम होता है एनिमेलिया, ठीक है। जो टाइगर है उसका किंगडम क्या होता है, एनिमेलिया। अब टाइगर का जो फेलम होगा, फेलम की बात करें तो इसका फेलम क्या होगा, तो इसका फेलम होगा कॉर्डिएट होगा, ठीक है। और इसकी अगर टाइगर की क्लास की बात करें तो इसकी क्लास होगी ममेलिया, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है कार्निवोरिया, ठीक है। जैसे कार्निवोरस से बना है कार्निवोरिया। और अगर हम टाइगर की फैमिली की बात करें तो जो टाइगर की फैमिली होती है ये फैमिली क्या होती है, फेलिड्रा, ठीक है। इसकी फैमिली होती है फेलिड्रा, और इसका जो जीनस होता है वो होता है पैंथरा, और टाइगर की स्पीसीज जो है वो है पैराडस, ठीक है। तो इस तरह से टाइगर को क्या है, क्लासीफाई किया गया है इस फ्रेमवर्क में जो कि कहलाता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको समझ में आया हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। इज़ इट क्लियर? चलिए फिर हम आगे इनको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप्स। ये जो इस फ्रेमवर्क के जो लेवल्स हैं इनको 1 बाय 1 करके हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी।
इसमें क्या किया गया है, ग्रुप को अरेंज किया गया है डेफिनेट ऑर्डर में, और कैसे, हायर टू लोअर कैटेगरी में। ये हायर से लेके और जैसे जैसे नीचे जाएंगे लोअर कैटेगरी में, इस तरह से अरेंज किया गया है। ईच कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सन। ये जो हर कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सन कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ लेवल इज एज फॉलो। इसका जो ऑर्डर है वो डायग्राम में आपको दिखाया गया है। किंगडम है, फिर फैलम है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और लास्ट में स्पीसीज। स्टूडेंट्स, अब हम हायरार्की लेवल के जो पार्ट्स थे उनको डिफाइन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है किंगडम। किंगडम क्या है? इट रिफर्स टू ऑल द ऑर्गेनिज्म हु शेयर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन कैरेक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके डिस्टिंक्ट कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जो सेट होता है उसको शेयर किया जाता है, उसको कहा जाता है किंगडम। इसके फॉर एग्जांपल देखे जाएँ तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है इसका फाइलम। फाइलम क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स। इसमें वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लासेस से, जिनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स वाली डिफरेंट क्लासेस को इंक्लूड करके जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलम बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद है थर्ड क्लासेस। क्लासेस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए रिलेटेड ऑर्डर। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिलेटेड ऑर्डर के होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं फोर्थ, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिसेंबलिंग वन अनदर इन अ फ्यू कैरेक्टर्स। इसके अंदर असेंबल्स किया जाता है कुछ फैमिलीज़ को असेंबल्स किया जाता है, जिनके अंदर एक रिसेंबल होते हैं एक दूसरे में, कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? रिसेंबल होते हैं। तो ये होता है ऑर्डर। नेक्स्ट है फैमिली। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा दैट आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू द जेनरा ऑफ अदर फैमिलीज। इससे फैमिली को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक ग्रुप ऑफ जेनरा से, जो जेनरा से रिलेटेड ग्रुप होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा फैमिली। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? मोर सिमिलर होते हैं ये एक दूसरे से। जो एक जेनरा फैमिली है वो दूसरी जेनरा फैमिली से क्या होती है? मोर सिमिलर होती है, काफ़ी सिमिलर होती है, और उन जेनरा का एक ग्रुप बन जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फैमिली कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो ये इसका फिफ्थ पॉइंट था। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पॉइंट, जेनस। जेनस क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीसीज। इसके अंदर स्पीसीज का ग्रुप होता है, उसको हम जेनस कहते हैं। जेनस किससे रिलेटेड होती है? जेनस के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। जैसे स्पीसीज़ की बात की जाएगी तो स्पीसीज़ में काफ़ी कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, लेकिन जेनस में उससे कम कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, और उन स्पीसीज़ का जो ग्रुप होता है उसे हम जेनस कहते हैं। फिर इसका लास्ट पॉइंट है स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर कैरेक्टर। स्पीसीज़ एक ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उनके फंक्शनिंग भी सेम होते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्पीसीज़ कहा जाता है। तो ये थे हमारे हायरार्की मॉडल के 7 किंगडम्स, ठीक है, जिसे मैंने 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन किया है ना। तो इसको आपको इसी ऑर्डर के अंदर इस तरह से लिखना है। ये था हमारा हायर टू लोअर मॉडल ऑफ हायरार्की लेवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 5 किंगडम की। जो विटकर ने 5 किंगडम्स बताए थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसके अंदर जो पहला किंगडम होता है वो है मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम क्या होता है इसको समझते हैं। द किंगडम प्रोकैरियोटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम्स। ये जो मोनेरा है ये किंगडम प्रोकैरियोटिक्स होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये सिंगल सेल से बना होता है और इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और इसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो मोनेरा होता है इसको डिवाइड किया जाता है 2 सब किंगडम्स में। तो ये 2 सब किंगडम्स कौन से होते हैं? एक होता है आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड है यूबैक्टीरिया। तो इसको समझते हैं हम आर्कीबैक्टीरिया क्या है और यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या है? मोस्ट आर्कीबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक्स एंड ओनली फोटोसिंथेसिस। जो जितने भी
अधिकांश आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक्स यानी वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे ड्राइव एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक अमोनिया, मेथेन एक्सेट्रा। ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इनको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ये एनर्जी इन्हें कहाँ से मिलती है, इनको मिलती है केमिकल एनर्जी रिसोर्सेज से के ऑक्सीडेशन से, जैसे अमोनिया, मेथेन, इनके ऑक्सीडेशन के होने से उनको एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज़ ये किस में करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये डिवाइडेड होता है 3 ग्रुप्स में। इनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मेथानगोन्स दे मेक मैथेन एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्ट से क्या बनाते हैं, मैथेन बनाते हैं, और ये मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। सेकंड होता है थर्मो एसिडोफिल्स दे फेवर हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट एंड यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड एज एनर्जी सोर्सेज। ये हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड के ऑक्सीडेशन से इनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। और इसका जो थर्ड टाइप देखते हैं अब। थर्ड टाइप होता है हेलोफिल्स दे ग्रो इन ए साल्टी इन्वायरमेंट। ये कहाँ मिलते हैं, ये साल्टी इन्वायरमेंट में मिलते हैं और नेचर में एल्काइलिन होते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो सेकंड था यू बैक्टीरिया क्या है, दे हैव आउटर सेल वॉल दैट सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू बैक्टीरिया जो होता है इसके बाहर एक आउटर में एक सेल वॉल होती है जो जिसके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे हैव साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। बट मेम्ब्रेन्स एनक्लोज बॉडीज आर एब्सेंट लाइक न्यूक्लियस। लेकिन इसकी जो एनक्लोज बॉडी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस जैसे एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और ए सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज़ प्रेजेंट। इसमें जो क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रैंड होता है जिसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे बेसिली ये रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं, कोकई होते हैं जो स्पेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं, स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप के होते हैं, और विब्रियो जो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कई बैक्टीरिया होते हैं, बस आपके कोर्सेज में ये 4 टाइप के ही बैक्टीरिया दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट किंगडम, सेकंड किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके अंदर सभी ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। ठीक है, तो दे हैव हेयर लाइक अपेंडेज कॉल्ड सीलिया, फ्लैजिला एक्सेट्रा। इसके अंदर क्या होते हैं, ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये अपनी ज़रूरत की चीज़ों को। ठीक है, इनको हम सीलिया वगैरह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये खुद से भी खाना बना सकते हैं या ये डिपेंड भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल लें तो यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरेला और डायटम्स हो गए। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब समझ में आ गया, जो ऑटोट्रॉपिक पे अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, इट इंक्लूड्स फाइलम प्रोटोजोआ विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर कुछ फाइलम प्रोटोजोआ भी इंक्लूड होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे वो देख लेते हैं। ये यूनिसेलुलर होंगे, सोलिटरी होंगे और बॉडी नेकेड और कवर्ड बाय सेल होंगे। बॉडी शेप में भी इरेगुलर, स्पेरिकल एंड ओवल होगा। इनका जो बॉडी शेप है इरेगुलर, स्पेरल या ओवल होगा। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म कहलाएगा। जो इसका साइटोप्लाज्म है ये डिवाइडेड होता है, इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म। लोकोमेशन बाय सेडुपेडिया, फ्लैजिला और सिलेलिया इसका है ना। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक। इनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी दूसरे पर अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फिजन से और कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट हैज़ 5 क्लासेस, ये 5 क्लासेस में होते हैं जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। सेक्रोडाइना, स्पोरोजा है ना, और सक्टोरिया, ये इसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारा
फिफ्थ नेक्स्ट किंगडम है हमारा फंगाई किंगडम। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट आर नॉट फोटोसिंथेसिस। ये सिंपल और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं पाया जाता है, यानी ये अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होंगे, इसलिए इन्हें ये हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है और इसमें अदर ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। सम फंगाई आर पैरासाइट्स एंड सम आर डिकम्पोजर एंड मैनी आर सेप्रोफाइट्स। ये जो फंगाई होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं और अपना खाना उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। दे मे बी यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट और filamentous like most of the outer fungi. The filamentous fungi is called the mycelium and it has several thread like structure called hyphae. ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है, यानी इसका ये सिंगल सेल से मिलकर बनता है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ साइटिन एंड सेलुलोज। इसकी जो सेल फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और साइटिन की बनी होती है। द रिजर्व फूड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनका जो फूड रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम कहें तो ब्रेड, मोल्ड। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइकेन की, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसे अच्छे से समझना। दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी विथ फंगाई। द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोम्बाइन बिनोट and the fungal part is in this associations. The role of fungus is to absorb water and minerals and function of algal part is to prepare food and supply of fungus. Example Foliosus, lichen होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट किंगडम। फोर्थ किंगडम है प्लांट किंगडम। इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द प्राइमेटिव एल्गी। दे आर यूकैरियोटिक्स। जो प्लांट होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इसमें कई सारे सेल से मिलकर ये बने होते हैं। सिर्फ इसमें एक्सेप्शंस है प्रीमेटिव एल्गी को छोड़कर। ठीक है। और ये जो भी प्लांटी हैं ये सब दे आर यूकैरियोटिक्स होते हैं, यानी इनके अंदर इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है और इसमें कई सारी ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा प्लांटी किंगडम। इसका थर्ड पॉइंट है सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। इनकी जो सेल वॉल है सेल्यूलोज की बनी है। ए मैच्योर प्लांट सेल हैज़ ए लार्ज वैक्यूल्स फॉर स्टोरिंग फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये एक मैच्योर प्लांट सेल होता है, वो उसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं जिसके अंदर फूड का क्या होता है, स्टोर होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। दे हैव डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड्स। इसमें डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड्स होती हैं। सम प्लास्टिड्स हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इनमें से जो कुछ प्लास्टिड्स होती हैं जो उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ है दे आर ऑटोट्रॉपिक। ये अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। इनकी ग्रोथ क्या होती है, इंडेफिनेट होती है। और बॉडी फॉर्म इज़ इरेगुलर। इनकी बॉडी क्या होती है, इरेगुलर होती है एज इट पोसेस ब्रांचेस। और इनकी कई सारी ब्रांचेस भी इनमें से निकलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिफ्थ किंगडम। फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या है ये देखते हैं। दे आर वॉललेस यूकैरियोटिक्स। ये इनमें वॉल नहीं पाई जाती है। इस तरह के यूकैरियोटिक्स है जिसमें वॉल नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक्स समझ में आ गया। दे आर हेट्रोट्रोपिक्स एंड होजोलिक। ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज लिमिटेड। एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है लिमिटेड होती है। दे जनरली हैव ए डेफिनेट शेप, साइज एंड सिमेट्री। इन सब जो एनिमेलिया होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होता है और साइज़ होता है और वो सिमेट्रिक होता है। एक समय के बाद उनकी ग्रोथ होना रुक जाती है ना। इसके बाद सम एनिमल्स आर मोबाइल। ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। द लोकोमोशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग फूड। क्योंकि उनका इधर उधर घूमना उनको खाना ऑब्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है। मूवमेंट्स के कारण उनके जो मसल्स सिस्टम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो ऑर्गन होते हैं वो एक लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारी तरह घूमने फिरने का वर्क करते हैं। इससे उनके क्या होते हैं, मसल्स सिस्टम जो होता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है ना। और वो घूम फिर के ही अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से ये था हमारा फिफ्थ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर
अब मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।